हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए सीरीज में जो कि है इन्वायरमेंटल लॉ के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज, जो कि बीएलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्वायरमेंटल लॉ की सीरीज मैंने यूट्यूब पे देखी है, तो कोई एक पर्टिकुलर तरीके से नई सीरीज बनी हुई है इन्वायरमेंटल लॉ के प्रोस्पेक्टिव से। तो ये हम लोग सीरीज जो बनाएंगे और इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है इन्वायरमेंटल लॉ में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है संपोषित विकास की संकल्पना का वर्णन कीजिए और इसके विभिन्न सिद्धांतों की साथ में व्याख्या भी कीजिए। तो संपोषित विकास है, उसकी एक संकल्पना है, उसका वर्णन हम लोग करेंगे और इसके विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या भी हम लोग इसमें करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है संपोषित विकास, संपोषित विकास है वो पर्यावरण कानून संदर्भ जो जो पर्यावरण या इन्वायरमेंटल लॉ के संदर्भ में एक विस्तृत विश्लेषण है संपोषित विकास के ऊपर। तो संपोषित विकास एक ऐसी विकास प्रक्रिया है, संपोषित विकास एक ऐसी विकास प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना है। एक संपोषित विकास एक वो प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक विकास को भी करना है, सामाजिक न्याय को भी लेके चलना है और साथ ही में पर्यावरण संरक्षण के बीच में संतुलन भी स्थापित करके चलना है। ठीक है, इन तीनों के बीच में संतुलन स्थापित करके चलना है, यही संपोषित विकास का उद्देश्य होता है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इसका उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना है। यह सुनिश्चित करता है, यह क्या करता है, सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भी भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण और संसाधनों को सुरक्षित रखे। यह क्या करता है, यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि वर्तमान पीढ़ी जो अभी की हम लोग की जो प्रेजेंट पीढ़ी है या जनरेशन है, अपनी आवश्यकता, हम लोग की जो नीड्स है उसको पूरा करते हुए भी भविष्य की जो पीढ़ियां हैं या जो भविष्य में फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट और संसाधन या रिसोर्सेस को सुरक्षित रखे, जिससे वो भी इनका यूज कर सके। ठीक है, पर्यावरण कानून के संदर्भ में संपोषित विकास का विशेष महत्व है। जो पर्यावरण या इन्वायरमेंटल लॉ के जो संदर्भ में देखा जाए तो जो संपोषित विकास है उसका क्या है, विशेष महत्व है। यह कानूनी ढांचे को आकार देने में मदद करता है। यह क्या करता है, कानूनी ढांचा जो है उसको आकार देने में क्या करता है, साथ ही साथ मदद भी करता रहता है, जो पर्यावरण की रक्षा करते हुए भी आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। जो देखा जाए कि जो इन्वायरमेंट है उसकी रक्षा या उसको प्रोटेक्ट करते हुए भी आर्थिक विकास को क्या देता है, साथ ही साथ क्या देता है, बढ़ावा देता है, पुश करता है उसको। ठीक है, उसी के आगे क्या कहा गया कि संपोषित विकास के सिद्धांत क्या क्या है। संपोषित विकास के सिद्धांत देखे जाए तो पीढ़ीगत न्याय, यह सिद्धांत यह कहता है कि वर्तमान पीढ़ी को भविष्य की पीढ़ियों के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। यह क्या कहता है, जो यह सिद्धांत यह कहता है कि जो वर्तमान की जो पीढ़ी है उसको भविष्य की पीढ़ियों के लिए, जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उनके अधिकारों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उन्हें संसाधनों तक समान पहुंच निश्चित करनी चाहिए। उनकी जो संसाधनों तक है उनकी समान पहुंच निश्चित करनी चाहिए, पीढ़ीगत न्याय करना चाहिए हम लोग को। यह सिद्धांत यह कहता है कि जैसे कि जो रिसोर्सेज हम लोग यूज कर रहे हैं वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज बनाने चाहिए, बनाए रखने चाहिए, जिससे वो लोग भी इनका यूज कर सके आके। नॉर्मल सी बात है, और उसको एक समान रूप से इन संसाधनों तक पहुंच निश्चित उनकी हो सके। ठीक है, अगला बोल रहा है कि पर्यावरणीय सीमाएं क्या क्या होती है। यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी की संसाधन क्षमता जो है वो सीमित है। यह संसाधन यह सिद्धांत यह बताता है कि जो पृथ्वी है उसकी जो संसाधन है उसकी क्षमता क्या है, सीमित है, और विकास को इन सीमाओं के भीतर रहना चाहिए। और जो विकास हो रहा है उसको क्या होना चाहिए, इन सीमाओं के भीतर ही रहना चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। विकास डेवलपमेंट भी जरूरी है लेकिन पर्यावरण संरक्षण के दायरे में रह के ये सिद्धांत बताता है। समावेशी विकास क्या होता है। यह सिद्धांत सभी लोगों, विशेषकर गरीबों और वंचितों के लिए विकास सुनिश्चित करने पर जोर देता है। यह सिद्धांत क्या करता है, सभी लोगों या जितने भी लोग हैं, विशेषकर जो गरीब हैं और जो वंचित लोग हैं, मतलब जो रिसोर्सेज से वंचित है, उनके विकास सुनिश्चित करने के पे भी जोर देता है। अगला जो टॉपिक बोला कि साझेदारी और सहयोग। साझेदारी और सहयोग क्या होता है,
तो संपोषित विकास के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच सहयोग आवश्यक है। अगर हम लोग को संपोषित विकास करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? सरकारों के मध्य, निजी क्षेत्रों के मध्य, नागरिक समाज और अंतरराष्ट्रीय समुदाय, इन सभी के बीच में क्या होना चाहिए? सहयोग आवश्यक होना चाहिए। उनका सहयोग आवश्यक ही आवश्यक है। लचीलापन क्या होता है? अगर लचीलेपन का आधार देखें तो लचीलापन है वो जलवायु परिवर्तन, यानी कि जलवायु परिवर्तन और अन्य चुनौतियों के प्रति लचीलापन विकसित करना संपोषित विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, पहलू क्या है? संपोषित विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। संपोषित विकास का क्या है? एक महत्वपूर्ण पहलू है। उसके आगे बोल रहा है कि जो पर्यावरण कानून में संपोषित विकास का समावेश क्या है? जो पर्यावरण कानून है उसमें क्या है? संपोषित विकास का समावेश वो क्या क्या है? तो पहला है कि पर्यावरण संरक्षण कानून, दूसरा हो गया संसाधन प्रबंधन कानून हो गए, तीसरा हो गया शहरी नियोजन कानून होगा, चौथा हो गया जलवायु परिवर्तन कानून होगा। आइए इनको एक एक करके पढ़ते। जो पर्यावरण संरक्षण कानून है वो क्या क्या होते हैं? ये कानून प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। ये कानून क्या होते हैं? प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं, जैव विविधता की रक्षा करते हैं और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को नियमित करते हैं। यानी कि पर्यावरण संरक्षण जो कानून बनाए गए हैं उसमें क्या होता है? ये कानून क्या करते हैं? प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं, यानी कि पॉल्यूशन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करते हैं और साथ ही साथ जो प्राकृतिक या नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके दोहन या उनके खपत को क्या करते हैं? नियमित करते हैं, कम से कम उनका यूज कर सकें, अगर जितनी ज्यादा जरूरी हो तभी उनका यूज हो और अनवांटेड यूज उनका ना हो। पर्यावरण संरक्षण कानून यही मतलब की कहते लागू करता है या ये कानून यह कंट्रोल करता है। संसाधन प्रबंधन कानून क्या क्या होते हैं? तो ये कानून जल, वन, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करते हैं। यानी संसाधन प्रबंधन कानून में नाम से ही पता लग रहा है, संसाधन रिसोर्सेज प्रबंधन कानून, प्रबंध लगाना, उन पे प्रबंधन करना। ये कानून जल, वन, खनिज और जो अन्य प्राकृतिक रिसोर्सेज हो गए या संसाधन हो गए उनको, उनके जो सतत उपयोग, लगातार जो उपयोग है उसको सुनिश्चित करते हैं, उनको सुनिश्चित या कंट्रोल करते हैं। अगला जो बोला टॉपिक है कि शहरी नियोजन कानून। शहरी नियोजन कानून क्या होता है? ये कानून शहरी विकास को इस तरह से नियोजित करते हैं, ये जो कानून होते हैं शहरी विकास को इस तरीके से कंट्रोल करते हैं कि पर्यावरणीय प्रभाव कम से कम हो, मतलब पर्यावरण पे जो प्रभाव हो वो कम से कम हो शहरी नियोजन से। ठीक है, अगला टॉपिक बोला कि जो जलवायु परिवर्तन कानून है, ये कानून जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और अनुकूल करने के लिए उपाय करते हैं। ये जो कानून होगा वो जलवायु जो परिवर्तन है, क्लाइमेटिक चेंज हो रही है, उनके प्रभावों को कम करने और अनुकूल करने के लिए उपाय करते हैं। उसके आगे जो टॉपिक बोल रहा है कि संपोषित विकास और पर्यावरण कानून के बीच में आखिर संबंध क्या क्या है? तो संबंध देखा जाए तो क्या है? कानूनी ढांचा, नियमन, प्रवर्तन और पर्यावरणीय न्याय। पढ़ते हैं करके कानूनी ढांचे के आधार पे कि पर्यावरण कानून संपोषित विकास के सिद्धांतों को कानूनी रूप देता है। जो पर्यावरण कानून है तो संपोषित विकास के जो सिद्धांत हैं उनको क्या देता है? कानूनी रूप देते हैं। नियमन देखा जाए तो ये कानून पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन और प्रबंधन के लिए नियम और विनियमन बनाते हैं। जो ये कानून हो गए वो पर्यावरणीय प्रभावों को क्या करते हैं? आकलन करते हैं और प्रबंधन के लिए नियम और विनियम बनाते रहते हैं। और प्रवर्तन देखा जाए तो क्या हो गया? तो पर्यावरण कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तंत्र प्रदान करता है। जो पर्यावरण कानून हो गए या जो कानून उल्लंघन पर्यावरण कानूनों का कर रहे हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई करने के लिए जो एक तंत्र प्रदान करता है वो क्या करता है? प्रवर्तन करता है। और पर्यावरणीय न्याय को देखें तो ये कानून पर्यावरणीय न्याय निश्चित करने में मदद करते हैं। ये जो कानून होते हैं वो पर्यावरण में जो न्याय सुनिश्चित करने में मदद करते हैं, जिसका अर्थ है कि सभी लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है। इसका क्या अर्थ होता है? कि सभी लोगों के लिए एक स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार है। आगे का टॉपिक है कि संपोषित विकास के उदाहरण क्या क्या हैं। आगे हम लोग संपोषित विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। पहला हो गया एग्जाम्पल की नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, दूसरा हो गया जैविक खेती, तीसरा आ गया पुनर्चक्रण और चौथा हो गया सतत परिवहन। पढ़ते हैं एक करके। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग क्या क्या होता है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा
जैसे जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना ही क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग होता है। ठीक है। जैविक खेती, जैविक खेती क्या क्या हो गई कि जो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करके और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखकर खाद्य उत्पादन करना ही क्या कहलाती है, जैविक खेती कहलाती है। यानी कि जो केमिकल्स का कम यूज करके कीटनाशकों के उपयोग को कम करने मतलब कम करके मिट्टी जो की उर्वरता हो गई या जो उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखकर खाद्य उत्पादन करना ही क्या कहलाती है, जैविक खेती या जैविक खेती कहलाती है। पुनर्चक्रण क्या होता है, कचरे को कम करने और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए सामग्री को पुनर्चक्रित करना, यानी कि मतलब जो नहीं है कचरे को कम करने और संसाधनों या रिसोर्सेस को अधिकतम उपयोग करने के लिए सामग्री को जो दोबारा रिसाइकिल करना ही पुनर्चक्रण कहलाता है या रिसाइकलिंग प्रोसेस कहलाती है। सतत परिवहन क्या होता है, सार्वजनिक परिवहन, साइकिलिंग और पैदल चलने को बढ़ावा देकर क्या होना चाहिए, कार्बन उत्सर्जन को कम करना। यानी कि जो लगातार ये पॉल्यूशन जो व्हीकल चल रहे हैं उनको कम करके मतलब ये प्रमोट करना कि आप साइकिल चलाओ जिससे आप स्वस्थ रहोगे, पैदल चलो आप स्वस्थ रहोगे। इन चीजों को प्रमोट करना कर ये हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन का उत्सर्जन कम कर सकते हैं, जिससे क्या हो सकेगा, संपोषित विकास हो सकेगा और पर्यावरण की सुरक्षा की जा सकेगी। ठीक है। और इसी प्रकार से आगे जाएंगे तो देखेंगे अगला टॉपिक है कि जल संरक्षण कैसे होगा। तो पानी के उपयोग को कम करके और जल स्रोतों को संरक्षित करके ही पानी की कमी को रोकना। जल संरक्षण कैसे हो सकता है कि जो पानी का उपयोग कम करके, मतलब पानी का उपयोग जितना अनवांटेड यूज नहीं करना है किसी भी चीज को, पानी का उपयोग कम करके और जल स्रोतों को संरक्षित करके पानी की कमी को रोकना ही क्या कहलाता है, जल संरक्षण कहलाता है। और उसी के बाद जो इस क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या निकलता है, यानी कि आखिरी में कंक्लूजन क्या निकलता है, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि संपोषित विकास और पर्यावरण कानून एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं, यानी उन्हें तोड़ा नहीं, विभाजित नहीं किया जा सकता, वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं। और पर्यावरण कानून संपोषित विकास को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जो पर्यावरण कानून है तो संपोषित जो विकास है उसको प्राप्त करने के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो पर्यावरण की रक्षा करते हुए आर्थिक विकास को क्या देता है, बढ़ावा देता है। यह कानूनी ढांचा प्रदान तो करता है जो पर्यावरण की रक्षा करते हुए आर्थिक विकास को क्या करता है, बढ़ावा देता है। और आप जो है एक कानून के छात्र होने के रूप में आपको यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि संपोषित विकास के सिद्धांत कैसे पर्यावरण कानून को आकार देते हैं और कैसे आप इन कानूनों को लागू करके और उनमें सुधार करने में क्या दे सकते हैं, योगदान आगे दे सकते हैं। मतलब आप एक लॉ स्टूडेंट को, लॉ स्टूडेंट होने के नाते आपको ये सोचना चाहिए, आप उस पर विचार करना चाहिए, तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो संपोषित विकास के सिद्धांत हो गए या जो कैसे पर्यावरण कानून को आकार देते हैं और कैसे आप इन कानूनों को क्या कर सकते हैं, लागू करने में या उनमें सुधार करने में आप योगदान कर सकते हैं, कैसे उसमें सहायता कर सकते हैं, कैसे आप अपना एक पीओवी दे सकते हैं। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और इसी के साथ ये टॉपिक हम लोग का एनवायरमेंटल लॉ का पहला टॉपिक बहुत अच्छे से फिनिश हुआ है। और आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्टेस्ट तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। 1.5x की स्पीड में मैं इसमें रोज हर वीडियो में आखिरी में यही कहता हूँ कि आप 1-2-3 बार आप देखेंगे इसको, आप बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और आप ये बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हो। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप इसे बहुत अच्छे से फ्रेम करके लिख सकते हो। आज के लिए इतना ही था। आगे एनवायरमेंटल लॉ की सीरीज ऐसे लगातार वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।